नमस्कार साथियों. Today we are going to discuss about the evolution of comparative politics as a discipline. आज हम तुलनात्मक राजनीति के अनुशासन का विकास कैसे हुआ है, एज ए सब्जेक्ट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स किस तरह से डेवलप हुआ है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो सामान्य रूप से अगर हम तुलनात्मक राजनीति के विकास के चरणों को देखें तो तीन चरणों में इसे विभाजित कर सकते हैं. पहला जो चरण है, स्टेज है, वह चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 19वीं सदी तक माना जा सकता है. दूसरा जो चरण है वह हम 1900 से लेकर 1950 ईस्वी तक मान सकते हैं. और तीसरा जो चरण है वह प्रसिद्धि विस्तार का चरण 1950 से 70 और उसके बाद निरंतर. ये तीन चरण हम तुलनात्मक राजनीति का एक विषय के रूप में विकास है उसे अभिव्यक्त कर सकते हैं. तुलनात्मक राजनीति एक विषय के रूप में 20वीं सदी में उदित हुआ, ये आपको ध्यान रखना है. परंतु एक पद्धति के रूप में यह लगभग 2500 वर्ष पहले विद्यमान था और यह इन 2500 सालों में राजनीति विज्ञान के साथ ही अध्यापन कराया जा रहा था. इसका मतलब है कि पॉलिटिकल साइंस एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वो इंटर रिलेट थे और जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वह पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ाया जाता था. कंपैरेटिव मेथड के रूप में अरिस्टोटल के द्वारा पहली बार इस पद्धति का यूज किया गया. सो वी कैन से दैट अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट कंपैरेटिविस्ट थ्योरिस्ट. वह पहला तुलनावादी विचारक था जिसने मोर देन 150 स्टेट्स के जिस स्ट्रक्चर में अवेलेबल था उस कॉन्स्टिट्यूशंस का अध्ययन किया, लीगल स्टडी की, फॉर्मल स्टडी की, फिलोसॉफिकल स्टडी की, हिस्टोरिकल स्टडी की और कंपैरेटिव मेथड के माध्यम से कंपैरेटिव एनालिसिस किया. एंड देन states that 6 types of the forms of government, they are continuously changeable. Two base, number one, numbers of ruler and second is ANSEP objective. These were the base of classification of states. ये उसके वर्गीकरण के दो मुख्य आधार थे. तो अरिस्टोटल पहला चिंतक है जिसकी स्टडी के माध्यम से जो तुलनात्मक राजनीति है उसका विकास शुरू हुआ. दूसरे विचारक पोलिबियस हैं जिन्होंने शक्ति वितरण के रूप में और जो पावर्स है, जो शक्ति है, उसको कार्यपालिका और दूसरे स्ट्रक्चर में कैसे डिवाइड किया जाए, डिजाइन किया जाए, यानी कि कंपैरिजन किया जाए दोनों के बीच, इसका समर्थन किया. तीसरे जो रोमन विचारक हैं वो मार्कस तुलियस सिसरो हैं जिन्होंने मार्कस तुलियस सिसरो ने रोमन जो एम्पायर थे, रिपब्लिक थे, गणतंत्र थे, उस संदर्भ में कंपैरेटिव मेथड का यूज किया है. 15वीं शताब्दी में निकोलो मैकियावेली जो इटालिक विचारक हैं उन्होंने अपनी पुस्तक द प्रिंस और द डिस्कोर्सेज ऑफ लिवी के अंतर्गत कंपैरेटिव मेथड का यूज किया और उसने ये बताया कि किस तरह से रूल किया जाना चाहिए, सॉवरेंटी, सुप्रीम पावर, ह्यूमन स्ट्रक्चर, उन सब के बारे में. और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो एक लीगलिस्टिक अप्रोच थी उसी को आगे बढ़ाया. जीन बोंदा ने अपनी पुस्तक द 6 बुक ऑफ रिपब्लिका के अंतर्गत जो तुलनात्मक राजनीति का पहला चरण है उसके लीगल फॉर्म को, इंस्टीट्यूशनल फॉर्म को आगे बढ़ाया और सॉवरेंटी का जो कंसेप्ट है उसको डिजाइन किया. मॉन्टेस्क्यू ने विशेष रूप से जो सरकार के 3 अंगों की बात कही और थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात कही, तो उसने इन शक्तियों को वितरित किया एक कंपैरेटिव मेथड के माध्यम से कि किस किस को कैसे शक्तियाँ जाएं, कितनी शक्तियाँ दी जाएं, बराबर शक्तियाँ दी जाएं. इसके माध्यम से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के इनिशियल स्टेज को, एरा को, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया. इसके बाद जेएस मिल ने सिस्टम ऑफ लॉजिक के अंतर्गत जो
एग्रीमेंट और डिफरेंसेस का लॉजिक है, उसके माध्यम से उसने तुलनात्मक पद्धति को आगे बढ़ाने की कोशिश की। इसके बाद पहली बार जो फील्ड स्टडी के रूप में फ्रेंच अमेरिकन पॉलिटिकल इंटरप्रेटर, जो अमेरिका के राजनीतिक लोकतंत्र का या लोकतंत्र का इंटरप्रेटर, वेल नोन इंटरप्रेटर माना जाता है, एडी टाकविले के द्वारा 1830 से 35 तक अमेरिका की यात्रा की गई। और इस एकेडमिक टूर में उन्होंने पहली बार बड़े स्तर पर सैंपल सर्वे किया, अमेरिका के लोगों से बातचीत की और अमेरिकी लोगों के जो राजनीतिक चरित्र है उसके बारे में कंपैरेटिव स्टडी करके निष्कर्ष निकाला। तो एडी टाकविले की पुस्तक डेमोक्रेसी इन अमेरिका फर्स्ट वॉल्यूम 1835 में पब्लिश हुआ एंड सेकंड वॉल्यूम हैज पब्लिश्ड इन 1840 1840 में पब्लिश हुआ। इसके अलावा ऑस्ट्रोगॉन्स्की के द्वारा जो लीगल स्ट्रक्चर है उस पर बल दिया गया। मैक्स वेबर के द्वारा अथॉरिटी के माध्यम से, डिवीजन ऑफ अथॉरिटी के माध्यम से, कंपैरेटिव एनालिसिस के माध्यम से ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी को डिजाइन किया गया। मैक्स वेबर वाज द ग्रेट पॉलिटिकल फिलोसोफर एंड सोशलिस्ट ऑफ जर्मनी। वे जर्मनी के महान समाजशास्त्री और दार्शनिक विचारक थे। अंतिम जो रूप से इसका आप मान सकते हैं कि एक तरह से नए युग की शुरुआत की तरफ और पुराने युग के अंत की तरफ जो बढ़ा वह ए लावेल था। ए लावेल ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज इन कॉन्टिनेंटल यूरोप 1896। इस पुस्तक में उसने 6 देशों का कंपैरेटिव स्टडी किया, स्ट्रक्चर का। इटली के बारे में, फ्रांस के बारे में, जर्मनी के बारे में, ऑस्ट्रिया के बारे में, हंगरी के बारे में और स्विट्जरलैंड। इन 6 देशों का कंपैरेटिव मेथड के माध्यम से कंपैरेटिव एनालिसिस करके यूरोप में जो पॉलिटिकल पार्टीज और सरकारों में उनका जो रोल है राजनीतिक दलों का और कैसे सरकार ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, इसको उसने डिफाइन किया। तो इस तरह से ये एक तरह से पॉलिटिकल एस्पेक्ट था। अगर आर्थिक स्वरूप में देखें तो एडम स्मिथ के द्वारा और कार्ल मार्क्स के द्वारा आर्थिक स्ट्रक्चर और आर्थिक संरचना को आधार मानकर कंपैरेटिव मेथड का यूज किया गया और आर्थिक विवेचन किया गया, या इकोनॉमिक्स में हम कह सकते हैं, या आर्थिक परिप्रेक्ष्य में कंपैरेटिव मेथड को आगे बढ़ाया गया। दूसरा जो युग है जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को एक डिसिप्लिन के रूप में शुरू करता है वह था 1900 ईस्वी से 1950 तक का युग। तुलनात्मक राजनीति 1920 और 1930 के दशक तक अपनी पहचान स्थापित कर चुकी थी। As a discipline, comparative politics have emerged in the 1920s-30s decades. इस दशक तक वह एक अनुशासन के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुकी थी। हालांकि उसका अधिकांश जो अध्ययन था अभी भी वह फॉर्मल था, स्ट्रक्चरल था, लीगल था, फिलोसॉफिकल था, हिस्टोरिकल था, परंतु कुछ कुछ विद्वानों की कृति में, कार्यों में और बुक्स में, आर्टिकल्स में इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को भी शामिल किया जाना शुरू हो चुका था, जैसे लावेल से ही शुरू हो गया था। रॉबर्ट मिचेल्स ने 1915 में पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से पुस्तक लिखी जो राजनीतिक दलों की भूमिका को अभिव्यक्त करती है। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का नाम आपने सुना होगा। तंत्र का लौह नियम जो है उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को सामने लेकर आए। सबसे बड़ा जो नाम है वो ब्रिटिश लॉर्ड जेम्स ब्राइस का है, जिन्होंने 1921 में पुस्तक लिखी मॉडर्न डेमोक्रेसीज, और इसी से हम तुलनात्मक राजनीति की महत्वपूर्ण शुरुआत मानते हैं। इसके अलावा वुड्रो विल्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, लीग ऑफ नेशन के संस्थापक भी थे, और वुड्रो विल्सन के द्वारा विशेष रूप से लोक प्रशासन को शुरू किया गया। पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, शांति का नोबेल प्राइज भी इन्हें मिला। वेल नोन स्कॉलर थे पॉलिटिकल साइंस के, जिन्होंने नए सब्जेक्ट को डिज़ाइन किया 1887 में, जिसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के नाम से जाना जाता है। हरमन फाइनर के द्वारा दूसरा महत्वपूर्ण कार्य किया गया, और हरमन फाइनर ने थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट की बात कही कि जो थ्योरी यानी कि जो फॉर्मल है, लीगल है, इंस्टीट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसको इसने शामिल किया। यानी उन तत्वों को शामिल किया जाने लगा जो कि आरंभिक अवस्था में बहुत कम थे। तीसरे जो विचारकार जे फ्रेडरिक
रहे, उन्होंने 1937 में एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। इसका मतलब है कि यहाँ एक संवैधानिक शासन और चलता कैसी है व्यवस्था, शासन कैसे चलता, उसको डिजाइन किया गया और बताया गया कि कैसे थ्योरी एंड प्रैक्टिस में डिफरेंसेस है। कार्ल डाइस के द्वारा और मैक्स वेबर के अंतिम समाजशास्त्री से लॉवेंस्टीन के द्वारा और डेविड ईस्टन इत्यादि लोगों के द्वारा तुलनात्मक राजनीति को 1920 से 30 दशक 1950 तक एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। और तुलनात्मक राजनीति जो राजनीति विज्ञान की जो बिहेवियरल रिवोल्यूशन था और पोस्ट बिहेवियरल रिवोल्यूशन था, उससे व्यापक रूप से प्रभावित हुई और उसे एक नवीन दिशा मिली। लेकिन ये नवीन दिशा और प्रसिद्धि उसे तीसरे चरण में मिली, जिसे हम प्रसिद्धि एवं विस्तार का चरण 1950 के बाद। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो रॉय मैक्रेडिस डेडलाइन थी, जहां उन्होंने 1955 में एक किताब लिखी और उसका नाम था द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट। और इस पुस्तक में मैक्रेडिस की जो पुस्तक थी वो एक तरह से एक इम्पोर्टेंट मोड था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को एज ए डिसिप्लिन के रूप में प्रसिद्धि दिलाने का, व्यापकता दिलाने का, विस्तार करने का, दुनिया भर में इसके वर्चस्व को स्थापित करने का क्रिटिसिज्म किया गया मैक्रेडिस के द्वारा बड़ी स्तर पर। आने वाले 15 सालों में तुलनात्मक राजनीति ने अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की। वह रॉय मैक्रेडिस की क्रिटिसिज्म का ही परिणाम माना जाता है। इसलिए एक तरह से तुलनात्मक राजनीति में लहर लाने का श्रेय रॉय मैक्रेडिस को जाता है, जैसे राजनीति विज्ञान में लहर लाने का श्रेय डेविड ईस्टन को जाता है। डेविड ईस्टन की जो 1953 की द पॉलिटिकल सिस्टम नाम से पुस्तक थी, एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट, इसके साथ आमंड और पावेल की दो महत्वपूर्ण रचनाओं में, जिनमें पॉलिटिक्स इन डेवलपिंग सोसाइटीज 1956 और दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक जो 1966 में आई, जिसको हम डेवलपमेंट अप्रोच के नाम से जानते हैं, और एक ऐसा आधार था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कॉलन ई डेवलपमेंट अप्रोच की तुलनात्मक राजनीति क्या है, विकास का एक उपागम है, एक दृष्टिकोण है, और जिसके माध्यम से पिछड़े देश आगे बढ़ सकते हैं। तो डेवलपमेंट थ्योरीज की एक शुरुआत ही 1960 के दशक में बहुत से जो आगे चलकर डिपेंडेंसी थ्योरी के रूप में डिजाइन की गई, ओलिगार्की थ्योरी के रूप में डिजाइन हुई, कॉर्पोरेटिज्म थ्योरी के रूप में डिजाइन हुई, कल्चर थ्योरी के रूप में देखने को इसको मिला, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन देखने को मिला, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ पॉलिटिकल डीके देखने को मिला। हंटिंगटन की थ्योरी में पॉलिटिकल कल्चर सिडनी वर्बा के चिंतन में, ल्यूशन पाई के चिंतन में देखने को मिला, ए.जे. फ्रैंक के अंडर डेवलप्ड थ्योरी के रूप में हमें देखने को मिला। ये तमाम तरह के जो साहित्य थे वो डेवलप हुए, जिन्होंने तुलनात्मक राजनीति को प्रसिद्धि दिलाई। वो चाहे हंटिंगटन हो, फ्रैंक हो, समीर अमीन हो, सार्टोरी हो, पीटर इवांस हो, रोइन ओराउंड हो, वाल्टर रोडनी हो, फुकुयामा हो और प्लांताज हो, इन सब लोगों ने तुलनात्मक राजनीति को प्रसिद्ध बनाया। अगर हम देखें, पहला जो चरण था उसे कंपैरेटिव गवर्नमेंट कहा गया, और ये बेसिकली कानूनी संस्थागत दृष्टिकोण था, और ये राज्य और राज्य से जुड़ा हुआ दृष्टिकोण था। यही इसका मुख्य विषय क्षेत्र था। इस दौरान जो मुख्य कार्य किए गए उनमें अरिस्टो के बाद पोलिबियस और सिसरो के द्वारा किया गया। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में और डिस्कोर्सेज ऑफ लिवी में, जीन बोंदा ने अपनी पुस्तक द सिक्स बुक ऑफ रिपब्लिका में से यूरोपियन राज्यों तक सीमित किया। मोंटेस्क्यू ने इसे स्पीड ऑफ लॉज में डिजाइन किया। इसी के साथ एडी टाकले ने अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी इन अमेरिका में और फ्रांस में 1856 में फील्ड स्टडी किया। लॉवेल ने अपनी पुस्तक गवर्नमेंट्स एंड पार्टीज इन कॉन्टिनेंटल यूरोप के अंतर्गत फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड 6 देशों की प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन किया। मध्यावधि चरण के स्वरूप में रॉबर्ट मिचेल्स और ईस्टन का विशेष योगदान रहा, और इनके इस काल में जब तुलनात्मक राजनीति विषय के रूप में स्थापित हुआ तो एक इनफॉर्मल स्टडी को धीरे धीरे शुरू किया गया, और ये अब कॉन्टिनेंटल यूरोप से एंग्लो यूरोप सेक्शन की और उसके बाद अमेरिका की ओर स्थानांतरित हुआ। इसे आधुनिक या व्यवहारवादी युग कहा जाता है। यूरोपियन अमेरिकन प्रभुत्व का काल माना जाता है। ये आधुनिक या उत्तर व्यवहारवादी युग के नाम से भी जाना जाता है, और इसके बाद अमेरिकन प्रभुत्व स्थापित हो गया। इस दौरान जो कार्य किया वो रॉबर्ट मिचेल्स ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज में, जेम्स ब्रायन ने अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में, हरमन फाइनर ने थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट्स के अंतर्गत, कार्ल जे फेडरिक ने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी के अंतर्गत, मॉरिस दुर्वर्जन ने पॉलिटिकल पार्टीज के अंतर्गत इसे डिफाइन किया। इसके बाद एक
तीसरा महत्वपूर्ण चरण हुआ शुरू हुआ, जिसे आधुनिक समसामयिक चरण कहते हैं। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद और 1950 के आरंभ में शुरू हुआ। 1970 तक इसने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। ये राय मैक्रेडिस से शुरू होता है और पीटर इवांस तक ये चल रहा है। इसी तुलनात्मक राजनीति की प्रसिद्धि का चरण कहते हैं। इसे व्यापकता एवं विस्तार का काल भी कहा जाता है। इस दौरान राजनीतिक व्यवस्थाओं में ऐसे सिद्धांत आए जिनको राजनीतिक आर्थिक विकास के सिद्धांत, अल्प विकास के सिद्धांत, पतन के सिद्धांत, राजनीतिक आधुनिकीकरण के सिद्धांत, सांस्कृतिक सिद्धांत, अभिजन वर्ग के सिद्धांत, मौलिक सिद्धांत, तार्किक चयन सिद्धांत, सामाजिक आंदोलन, पर्यावरणीय आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, महिला आंदोलन, प्रजाति आंदोलन, पहचान की राजनीति के आंदोलन और सौन, इन सब को तीसरे चरण में शामिल किया गया, जिन्होंने तुलनात्मक राजनीति विशेष क्षेत्र को भी व्यापक स्वरूप प्रदान किया और एक डिसिप्लिन के रूप में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को एज वेल एज पॉलिटिकल साइंस की तरह सब फील्ड के रूप में स्थापित करने में सार्थक भूमिका का निर्वहन किया। इस दौरान जो मुख्य वर्क हमें देखने को मिलते हैं उनमें डेविड ईस्टन का द पॉलिटिकल सिस्टम 1953, राय मैक्रेडिस का द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट 1955, आमंड और पावेल की द पॉलिटिक्स इन डेवलपिंग सोसाइटी 1956, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डेवलपमेंट अप्रोच 1966, एजे फ्रैंक कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका 1967, जी डोनिल की ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियनिज्म 1966 से 1973, रॉल्फ मिलीबैंड अर्जेंटीना के रूप में द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी 1969, वाल्टर रोडनी की पुस्तक हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका 1973, निकोस पोलांस के शब्दों में और उसके वर्क में स्टेट पावर सोशलिज्म 1978 और मेलकॉम कॉर्डवेल द वेल्थ ऑफ सम नेशन 1979। इसके अलावा फ्रांसिस फुकुयामा का आर्टिकल एंड ऑफ द हिस्ट्री 1989 और एक बुक के रूप में एंड ऑफ द हिस्ट्री द लास्ट मैन 1992, और उसके बाद पीटर इवांस की जो पुस्तक है उसने, जिसको हम सेवरेज एज के नाम से भी जानते हैं, उस पीटर इवांस के द्वारा तुलनात्मक राजनीति को वर्तमान समय में आगे बढ़ाया जा रहा है। इस तरह से तुलनात्मक राजनीति एक विकास यात्रा का ऐतिहासिक विवेचन हमने पढ़ा है। कुछ तस्वीरें अगर आप देखें तो एक तस्वीर है जो ग्लोबलाइजेशन एलपीजी के एरा को डिफाइन कर रही है। तुलनात्मक राजनीति में कैसे परिवर्तन आया है, अलग अलग देशों के ये नागरिक हैं और ये जर्मन की यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम ये देख सकते हैं तुलनात्मक राजनीति में किस तरह से बदलाव आया है, जो मल्टीकल्चरलिज्म को बढ़ाता है, सिटीजनशिप थ्योरी के कंसेप्ट को डिजाइन करता है, वर्ल्ड कल्चर को डिजाइन करता है और एक बेटर सोसाइटी क्रिएशन में अपनी भूमिका निभाता है और उनके बिहेवियर के माध्यम से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को और आगे बढ़ाता है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भारत की तस्वीर है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनमें गरीबी को बता रही है। ये बच्चे सो रहे हैं, ये बच्चा अपना जीवन यापन कर रहा है, ये उनकी भोजन की व्यवस्था जिसको आप रोटी कपड़ा और मकान कहते हो उनके लिए दुर्लभ है। ये भी तीसरे देशों डेवलपिंग सोसाइटीज़ है। ये गरीब क्यों हैं या गरीबी के लिए कौन से कारण जिम्मेदार हैं? क्या विकसित देश इसके लिए जिम्मेदार हैं या विकासशील देश खुद जिम्मेदार हैं? गरीब गरीब है उसके लिए वह खुद जिम्मेदार है या गरीब गरीब इसलिए है क्योंकि उसके लिए गरीबी का कारण अमीर है? इनकी थ्योरीज को भी अंडर डेवलप्ड थ्योरीज थे, नव मार्क्सवादी विचारक थे, उन्होंने डिफाइन किया। तीसरी तस्वीर में हम देख रहे हैं कि पर्यावरण जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं वह न्यूक्लियर के रूप में हमें दिखाई दे रहा है कि वह भी तुलनात्मक राजनीति का एक मुख्य मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज केवल एक देश के कंट्रोल की स्थिति में नहीं है, सभी देशों को मिलकर ऐसा करना पड़ेगा। इसके लिए उन देशों के पॉलिटिकल बिहेवियर को समझना पड़ेगा और कंपैरेटिव मेथड का यूज करके कंपैरेटिव एनालिसिस को डिजाइन करना पड़ेगा। स्टैटिक्स और सैम्पलिंग का यूज करके हम सबके सहयोग में और उनके बिहेवियर को चेंज करके इस पृथ्वी ग्रह को मानव के लिए सुरक्षित बना सकते हैं। तो ये था तुलनात्मक राजनीति का विषय के रूप में विकास और उसकी भूमिका और महत्व भी इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।